लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे निकालेंगे। नहीं, उसके बाद ये भी हम लोग देखे थे कि जो तुम्हारा एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं, ये रहते कहां पे, तो यहां पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहता है, ये पढ़े थे। उसमें पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। नहीं, बताए थे कि ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। नहीं, इसको हम लोग नाम दे दिए थे, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। जैसे एक रूम होता है तो पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम नाम रख देते हो, उसी तरह से। अच्छा, इसको हम लोग KLM भी बोल सकते हैं। KLM बोलने के पीछे कोई लॉजिक नहीं, नहीं तो KLM भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट नंबर बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको S नहीं, इसको S और P बोल सकते हैं, S, P और D। तो आज हम लोग को SPDF पे आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे एटम्स का हम लोग उसका प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। नहीं, और देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, इसके डिस्कवर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अपना प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो फीचर्स हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग बस ये देखना है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक मतलब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नहीं तो बस यही सब चीजें सीखना होता है। एक क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं तो चलो आज हम लोग हेडिंग दो अच्छे से। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल सा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। नहीं कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बता सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को हम निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स भी 7 है, न्यूट्रॉन इसमें 8 है। सीखे थे ना बाबू, A-P करते हैं, इसका A जो होता है मास नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। तो A 15 है, P कितना है 7 है, तो N कितना आएगा बाबू, देखो तो 8 आ जाएगा। नहीं तो इसमें बात करिए इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, सबका। तो देखो 7 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन कहां रहता है बाबू, न्यूक्लियस में। अच्छा, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये बहुत सारा ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में देखो तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। कल हम लोग सीखे थे कि पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2 ही रह सकता है। दूसरे ऑर्बिट में कितना रह सकता है, 8। तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 तुम रख दिया, बचा कितना अब तुम्हारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 को कहां रखेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हर एक एटम्स के लिए ऐसा बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा चीज का हम लोग व्यवस्था कर ले कि बहुत आसानी से सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं SPDF पे आधारित, उसी का हम लोग जरूरत पड़ता है। देखो यहाँ पे KLM तुम सीख के आए हो, देखो यहाँ पे बताया था पहला ऑर्बिट में क्या होता है, S होता है, और दूसरा ऑर्बिट में क्या होता है, S और P। अच्छा, S और P में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट कहां रहते हैं, S और P में ही रहते हैं। नहीं चलो, तो इसको हम लोग इस ऑर्बिट को नाम दे सकते हैं क्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक रहता है उसी में जाता है। तो क्या आएगा, देखो तो लिख सकते हैं इसको 1s,
नहीं इसमें जाएगा तो इसको हम इस ऑर्बिट को नहीं बोल सकते हैं 1s। अच्छा इस ऑर्बिट को क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं 2s। अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं 2p। अच्छा कल हम लोग देखे थे s में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, p में कितना रख सकते हैं 6, नहीं कल देखे थे। तो s में यहाँ पे 2 रखोगे, सही बात है, एक ही तो रूम है, चला गया। अच्छा 2s की बात करें तो इसमें भी 2 जाएगा, है कितना 5, तो बाकी कहां रखोगे इसमें। तो यहाँ पे ये 1 है वो ये बताता है ऑर्बिट नंबर को, यहाँ पे ये जो 1 है ऑर्बिट नंबर बताता है। s जो है क्या बताता है, ये सबसेल बताता है। और 2 जो है तुम्हारा क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। नहीं तो यहाँ पे यही 1s2 2s 2p 3s 3p, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। नहीं तो इतना मेहनत करने के बजाय हम इतना से भी काम चला सकते हैं। नहीं अब देखो क्या है, अब बात आता है बाबू एक और चीज समझने वाली बात। अब बात आता है कि जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमको तो ये याद होना चाहिए ना, हमें ये याद होना चाहिए 1s, उसके बाद 2s और 2p, उसके बाद याद होना चाहिए 3s 3p। इस अब यहां पे 3d होता तो अच्छा होता, 3s 3p के बाद 3d आता तो याद करने में आसानी होता। लेकिन यहाँ पे 4s का एनर्जी कम होता है। देखो बाबू हमारे दुनिया में पैसा चलता है, हमारे दुनिया में पैसा रुपया का वैल्यू होता है, लेकिन तुम केमिस्ट्री में जाओगे तो ऐसा नहीं कि सोडियम में 10 रुपया दे दिया, ये उसको 20 रुपया दे दिया, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या चलता है, एनर्जी चलता है। केमिस्ट्री में क्या चलता है, एनर्जी, पूरा एनर्जी का ही खेल है। तो यहाँ पे 4s का एनर्जी जो होता है ना कम होता है 3d से। अब एनर्जी कैसे निकालोगे, तो अभी तुम नहीं निकाल सकते, एनर्जी निकालने में तुमको 4 महीना लगेगा। नहीं ध्यान दो यहाँ पे, तो 4s 3d, तो 4s को अभी याद रखो ना, 3s 3p के बाद 3d नहीं दे सकते, क्या देना है बाबू 4s। अब 4s के बाद क्या 4 3d, उसके बाद क्या लोगे 4p। बात आता है सर अब कितना याद रखेंगे, इस यहां तक तो 36 तक ही लिख सकते हैं। यहां तक वैसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जिसके पास 626 इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन मतलब 36 इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है 118 एलिमेंट्स है तो बहुत सारे तुमको जरूरत पड़ेगा, तो उतना सब कैसे याद रखेंगे, मान लो उतना कैसे याद रखेंगे। बड़ा आसान चीज, देखो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। देखो इतना तो याद रखना ही रखना है, इसके अलावा इसको भी भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है ना बाबू कि सबसे न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन था, न्यूक्लियस को प्लस से दिखाते हैं, न्यूक्लियस के सबसे करीब 1s था, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा 1s में, उसके बाद कहां जाएगा 2s में और 2p में ही ना, उसके बाद कहां जाएगा बताओ 3s 3p, उसके बाद क्या होगा 3d, उसके बाद कहां जाएगा 4s 4p 4d 4f, उसके बाद बस बढ़ाते जाना है एक सिस्टम में। पहले 1s लिखना है, 1s के बाद क्या आएगा 2s और 2p। अच्छा तीसरा में जाओगे तो s p d तीनों आता है तो तीनों ना लिखना पड़ेगा 3s 3p 3d। चौथा में जाओगे तो 4s 4d 4p 4f भी आता है। अच्छा f के बाद तो आता नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे कुछ ना कुछ, एक सिस्टम के लिए लिखेंगे, एक सिस्टम के लिए लिखेंगे 6s 5s 5p 5d 5f भी आता है, लेकिन क्या नहीं आता है बाबू 5g। लेकिन g लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है, मतलब अच्छा लगने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग भी अच्छा लगने के लिए लिखना 6s 6p 6d 6f 6g 6h। उसके बाद क्या आएगा 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। बस अब मान लो ऊपर कोई आदमी है, कोई सब सैनिक है, ये सब आर्मी है, मान लो आर्मी का जवान है। अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसको इसे पकड़ने जा रहा है, उसके पास तीर धनुष है, तो वो मारेगा ऊपर से तीर धनुष, तो सबसे पहले नहीं तो किसको लगेगा बाबू, तो सबसे पहले लगेगा 1s को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा 1s में जाएगा। उसका मारेगा किसको लगेगा
2s को, तो 2s को लगेगा। उसके बाद क्या होगा 2p 3s, 2p और 3s, 2p और 3s, फिर हमारे तो क्या आएगा 3p 4s, 3p 4s, फिर देखो तो 3d 4p 5s, 3d देखो तो 3d आया तो बाद में 4s का, तो इसे याद भी नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में नहीं लाना पड़ेगा, बस लिख लेना 4p 5s। उसके बाद देखो तो 4d 5p क्या है 6s, मेरे ख्याल से हो सकता है ना, सब कर सकते हैं। अब बात है कि और बड़ा एलिमेंट्स के बारे में लिखना है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए इतना ज्यादा लिखेंगे। मान लो कम ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो आधे लिखना, आधा लिख के भी हम लोग काम चला सकते हैं। नहीं तो अब एक और बात याद रखना बाबू हम लोग को, इसका मतलब इतना तो कम से कम याद रखना है भाई, इतना तो कम से कम याद रखना, और नहीं रखो तो हो जाएगा नहीं, तो इसको नोट करो। हो गया। अब देखो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब सीखते हैं, जैसे नाइट्रोजन 7 है, एल्युमिनियम 13 है, एस्केंडियम 21 है, इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है, देखो कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा 1s में, तो लिखेंगे बाबू 1s। अच्छा सब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब देखो समझना बात को पहले। अच्छा s में कितना रखते हैं बाबू, एक और बात याद रखो, चलो एक और चीज देखो तुम लोग ध्यान दो, एक और बात लिख देते हैं, भूल जाते हो तुम। देखो यहाँ पे याद रखना कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 रख सकते हैं, अब मिनिमम कितना रख सकते हैं भाई, मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टुकड़ा होता नहीं है, मैक्सिमम 2 रखना है, मिनिमम 1 रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। अच्छा p में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मिनिमम कितना होता है, तो 1 से लेके 5 तक। अच्छा d में कितना मैक्सिमम होता है भाई, देखो तो d में मैक्सिमम होता है 10 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कितना होता है 1 to 9। अच्छा f में देखो तो 14 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 to 30, याद रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जरा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 7 था, इसको लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 7 है, कैसे लिखेंगे, सबसे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s में, तो 1s कितना रखोगे मैक्सिमम। अब ध्यान रखो पहले इस घर को पूरे से अच्छे से भर देना है, जैसे बाहर से कोई सामान आता है बोल रहा था तुमको रखने के लिए बहुत सारे सामान है, तो क्या करते हैं इस रूम में सामान रख दिए, उस रूम में रख दिया, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, पहले अच्छे से एक रूम भर देते हैं फिर दूसरा रूम में हम रखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे 1s2, उसके बाद क्या है 2s2, 1s2 2s2, उसके बाद 2p क्या आएगा वो बता देना, 2p कितना बचा 4 रख दिए तो बचा 3, तो 2p क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p 3, याद रहेगा, इसको नोट कर लो अच्छे से सब। तो ध्यान कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे बाबू यहां पे है एस्केंडियम 21, इसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस 15, इसका निकालो, सोडियम 11, इसका निकालो। नहीं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बताना चाहिए, सबसे पहले क्या बताना चाहिए इलेक्ट्रॉन, देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बाबू 21 इलेक्ट्रॉन्स लिखो, तो सबसे पहले कहां जाएगा 1s, 1s में कितना 2, उसके बाद 2s2 और 2p क्या 6, फिर 3s2 और 3p क्या है 6, देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 21 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 रख चुके हो, 3p के बाद कहां जाओगे 4s, s में कितना भी रखेंगे 2, तब भर गया ना 4s, अब कहां जाएंगे 3d। अच्छा 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका है,
यहाँ तो देखो काउंट कर लो, रुक के आराम से काउंट कर लो। तो 20 इलेक्ट्रॉन रख चुके हो, है कितना इलेक्ट्रॉन? 21 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें कितना रखोगे? 1 रखोगे, नहीं हो जाएगा? चलो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है। तो लिखो 1s2 2s2 2p6, इसका क्या आएगा? 3s2, देखो तो कितना 12 हो गया ना, और 3p3 हो गया। इसका देखो सोडियम का 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s1 नहीं हो जाएगा। इसको एक और आता है, जैसे मान लो किसी पे वो यहाँ पे सोडियम पे एक प्लस दे देते हैं, अच्छा फास्फोरस पे -3 दे देते हैं। अब पूछेंगे इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 11 है, इसका 15 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो अगर ये चार्ज नहीं होता, एक प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना बाबू, 11 माइनस 1 एक लॉस किया। अब 10 ही इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया? 6। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे बाबू? तो अगर ये चार्ज नहीं होता तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होते, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन क्या हुआ है? -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो याद रहेगा इतना? मेरे ख्याल से तुम से बन जाएगा। अब प्रैक्टिस करना अपने मन से, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम के सारे एलिमेंट्स को लिख के प्रैक्टिस करना, कर लो। अब एक बात जरा सा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है अच्छे से हम लोग को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब सबसे पहला चीज, जैसे एक छोटा सा बात हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्रोमियम कॉपर पे चलते हैं। नहीं जैसे देखो ना, मान लो कि यहाँ पे क्रोमियम है 24, ठीक है। अच्छा एक और लिखते हैं कॉपर 29। क्रोमियम 24 है और कॉपर क्या है? 29 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ट्राई करो, तो कोशिश करो। देखो और हम लोग लिखे हो तो कैसे लिखे हो? देखो ऐसे ही लिखा हो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या लिखोगे? 3s2 3p6। बाबू इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 24 है, 3p6, उसके बाद क्या आता है? 4s2 और 3d क्या आएगा? 4 आएगा। भाई लिख दिए ना सही। यहां तो 20 इलेक्ट्रॉन्स, अब 20 प्लस 4 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लिख दिए यहाँ। अब एक बात बताओ तुम लोग, देखो तुम लोग यहाँ पे गलती किए हो? नहीं किए हैं गलती, सही तो लिखे, लेकिन ये गलत है। सही लिखे लेकिन ये तुम्हारा क्या है? गलत है। फिर सही क्या है? चलो तो सही देखो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये सही है। अब ऐसा क्यों हो गया? नहीं ऐसा क्यों हो गया? तुम सही लिखा था तो गलत हो गया, और यहाँ पे तुम गलत लिख रहे हो तो सही हो गया। समझ रहे हो ना? तो यही तो कहानी है। तो ऐसा क्यों हुआ हम समझेंगे अभी। थोड़ा सा कॉपर का ही देख लेते हैं, क्योंकि तुमसे और कोई पूछेगा ना बाबू तो क्रोमियम का ही पूछेगा, क्योंकि तुम तो सही सही पढ़े हो, तो सही से लिखोगे, और सही से लिखोगे तो गलत गलत हो जाएगा। तो इसलिए तुम वो क्या पढ़, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे डिटेल्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले कॉपर देख लेते हैं। कॉपर में भी कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 29 है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ये तो बाबू ध्यान दो, तो सही क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये होगा। तो ये नीचे वाला सही भी सही। तो ऊपर को तो लिखना ही नहीं है, इसको तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट इसी को लिखना है। ऐसा मत करना कि ऐसा लिख के करेक्शन करके ऐसा लिखना ही नहीं है ऊपर वाला। नहीं अब बात है कि सर ऐसा क्यों? नहीं तो कुछ ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, जैसे बहुत बार आपको बोलता है कि तुम पढ़ो पढ़ो
पढ़ो, टाइम से क्लास में आया करो, होमवर्क किया करो, नहीं नोट्स बनाया करो, लेकिन नहीं बनाता है क्योंकि नॉन आइडियल स्टूडेंट होता है, बात मानेगा नहीं। तो उसी तरह से कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हम सारे आप लोग का हिसाब किताब को नहीं मानेंगे, हम मेरा अलग हिसाब किताब चलेगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपना सारा स्टाइल कुछ अलग अपनाते हैं, तो उसी उन्हीं में से क्रोमियम और कॉपर भी होते हैं। इसके अलावा और भी 2 एलिमेंट्स है, 4-5 एलिमेंट्स है, डी और एफ ब्लॉक, तुम पढ़ोगे इसको तो टेंशन नहीं लो। अब ऐसा क्यों हुआ तो तुमको कहा जाता है कि एक्सेप्शन है, याद कर लो, लेकिन इसका रीजन भी है। थोड़ा सा हम रीजन इसका क्या करते हैं देखते हैं। तो पहले तो इसको नोट कर लो। पहला चीज याद रखना बाबू, ऊपर वाला लिखना नहीं है, ये लिखना है ऐसा क्यों हुआ। तो इसको समझने के लिए छोटा सा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं छोटा सा क्या पढ़ेंगे बाबू, टॉपिक। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब एक बात समझो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ये एस जो है ना बाबू, एस इसको एक ऑर्बिटल्स दिया गया है, इसको एक ऑर्बिटल्स दिया गया है, इसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अच्छा, पी के लिए कितना ऑर्बिटल्स दिया गया है, ये थोड़ा सा तुम लोग को अलग चीज है, यही से तुम्हारा लेवल थोड़ा सा अलग होगा बाकी सब चीज से, नहीं 5। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, देखो सबसे बड़ा चीज है बाबू, तुमसे अगर ऑर्बिटल्स क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मतलब 99% चांस है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ऑर्बिटल्स के बारे में तुमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स को सब जगह पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे एकदम समझो ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो वह 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, सबसे ज्यादा हो जहां पे, वहीं उसका क्या होगा, ऑर्बिटल्स होगा। अब देखो एस ऑर्बिटल्स कैसा होता है, तो एस ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है बाबू वो कुछ स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कहीं भी किसी भी रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, नहीं। उसके बाद पी की बात करें तो पी ऐसे डबल दिखता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी कैसा दिखता है बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, पी। अच्छा डी कैसा दिखता है, डी दिखता है डबल डब में। एफ कैसा दिखता है, तो एफ का शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं तो ये सब चीजें अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगी। बस एक बात याद रखो, जैसे तुम एग्जैक्ट अभी कहां पे हो, तो तुम अपने रूम में हो, तो अपने रूम में हो, उसी तरह से एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, नहीं तो कहां पे रहते हैं एग्जैक्ट ऑर्बिटल्स में। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो बस ये अभी इसमें इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो तुम समझो ना ऐसे समझो कि एस के लिए एक रूम दिया गया है, एस के लिए एक रूम दिया गया है। अब हम लोग आप जहां पर रहते हैं उसको रूम बोलते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन जहां पे रहेगा उसको भी रूम बोलेंगे, नहीं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अब एक और बात, एक ऑर्बिटल्स में, मान लो ये ऑर्बिटल्स है, तो इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एक ऐसे रहेंगे, नहीं एक रह सकते हैं, एक में कोई दिक्कत नहीं, एक रहेगा एक, 2 रहेगा, लेकिन कभी भी बाबू ऐसे दोनों को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, या दोनों को हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते, ये इलेक्ट्रॉन्स है, या कभी भी इसमें 3 को नहीं हो सकता है। तो सही नोटेशन यही है, इस तरह से दिखाते हैं। और एक और बात याद रखना, एक ऑर्बिटल जैसे एक ऑर्बिटल्स है जिसमें मैक्सिमम 2 हिलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अच्छा पी में मैक्सिमम कितना रह सकते हो, तो 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। डी में देखो तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 नहीं। तो समझो सिंपल सा कि जो ऑर्बिटल्स होता है, लॉजिकल समझो ना उसको, लॉजिक से समझो कि उसको हम लोग रूम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का रहने का घर है ऑर्बिटल्स, नहीं
अब बात है कि s ऑर्बिटल्स में s ऑर्बिटल्स p d और f। तो अब बात ये है, इसको जैसे लिख लो s ऑर्बिटल्स सब ऐसे बनाना। तो याद रखना s के लिए कितना ऑर्बिटल्स, 1, p के लिए कितना 3, d के लिए कितना 5, f के लिए कितना, देखो तो 7 ऑर्बिटल्स है। अब देखो, अभी भी हमको पता चला है, देखो, और इसे मान लो कि s ऑर्बिटल्स है, नहीं जी, कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये घर है, तो कैसे भरेंगे, तो एक एक भरते, पहले एक ऐसे भर देंगे, फिर एक एक, सीखो, बस सीखना है नहीं। अच्छा, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे रखेंगे उसको कैसे रखेंगे, देखो तो उसको ऐसे रखेंगे ना भाई, रख दी। अच्छा, s में तो फ्रैक्शन में होगा नहीं, और s के लिए एक ही ऑर्बिटल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हैं, तो यहाँ पे उसके पास 2 तो होता भी है ना, तो बाबू जितना होना चाहिए उतना है, जितना होना चाहिए उतना है, इसको हम लोग बोलेंगे ये फुल फील्ड है, ये पूरी तरह से क्या है, ये फुल फील्ड है, ये पूरी तरह से भरा है नहीं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, जितना होना चाहिए उसका आधा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। उसको हम लोग आते हैं p ऑर्बिटल्स पे, तो p ऑर्बिटल्स में मान लो, अच्छा तो इस नहीं समझ में है कैसे, देखो जैसे बाबू हीलियम है, तो हीलियम में 1s2, तो यही तो ऐसे नहीं दिखा सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के केस में देखो 1s1 है, 1s क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो वही तो चीज है जो यहाँ पे 1s2 तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ऑर्बिटल के द्वारा भी दिखा सकते हो, लो ऑर्बिटल के द्वारा भी दिखा सकते हो। अब मान लो p किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखा, जैसे नियोन का लिखा, नहीं कितना इलेक्ट्रॉन से, मान लो उसका p में 6, अब कैसे रखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, देखो तो कितना भरे, 1, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक भरते हैं हुक्स के रूल के हिसाब से, एक एक भरेंगे, फिर क्या होगा 1 1 6, नहीं क्योंकि तो वो फुल फील्ड है ना, जितना होना चाहिए उतना है तो फुल फील्ड है। अच्छा, और मान लो उतना नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ फील्ड है। अच्छा, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, s में क्या था कि 2 रहता या तो 1 रहता, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड, लेकिन p में क्या है, फुल फील्ड भी हो सकता है, हाफ फील्ड भी हो सकता है, लेकिन और p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, p में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, p में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा वो फुल फील्ड, वो तो अलग हो जाएगा बाबू, तो हाफ फील्ड भी नहीं होगा, वो कैसा होगा, पार्शियल फील्ड, कैसा होगा, पार्शियल फील्ड। चलो ऐसा देखते हैं, जैसे मान लो इसमें बहुत बस 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे भरेंगे उसको, तो भरने का बड़ा सिंपल तरीका है, 1 तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड नहीं। अच्छा, डी पे पहले आता है, फिर और समझेंगे इसको हम लोग। डी में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, दो करके नहीं भरना है, पहले एक एक भरना है, पूरी तरह से भर जाएगा तो हम लोग को दो भरना है। अच्छा, एफ में देखो तो एफ में मान लो 14 इलेक्ट्रॉन, तो फुल फील्ड होगा ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया फुल फील्ड। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7। अच्छा, दूसरा कोई सिचुएशन हो 9 इलेक्ट्रॉन मान लो तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्शियल फील्ड हो। अब एक अच्छा देखो, अभी जो बता रहे हैं ना बाबू, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा आगे तुमको,
नहीं, और ये तो तुम्हारा लेवल को थोड़ा सा क्या करेगा, उठाएगा, लेवल को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएगा। तो वही चीज सारी चीज 9 दिन का पढ़ो क्योंकि मजा नहीं आएगा। देखो अब तुम लोग जानते हो जैसे कुछ इनॉर्ड गैस हीलियम है, देखो तो यहाँ पे 1s2, इसका s ऑर्बिटल से कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। नहीं, अच्छा एक और चीज और बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नियोन 10, कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6। नहीं, तो इसमें भी देखो तो s में 2 फुल फील्ड, इसमें भी क्या है फुल, आउटर मोस्ट p में भी देखो ये भी फुल फील्ड है। नहीं, तो अब देखते हो ना कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनॉर्ड गैस होते हैं, मतलब ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं। और बात ये है कि रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं बाबू, तो इसीलिए नहीं करते हैं। तुम लोग बोलते इसका ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट है, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंदर और हम लोग चलते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ना, देखो तो इसका ऑर्बिटल फुल फील्ड है, इसको जितना चाहिए उतना इसका ऑर्बिटल्स में है, इसका मतलब एक ही ना रूम है एस का, उसमें 2 रह सकता है, 2 है तो फुल फील्ड है। इसमें भी देखो सब घर भरा हुआ है, अब जिसका घर पूरी तरह भरा हुआ है उसको लॉकडाउन में बाहर निकलने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है बाबू। तो वही तो बात है यहाँ पे, इसका घर भरा हुआ है, नहीं तो ये स्टेबल है, सिंपल सा क्या कह सकते हैं स्टेबल है। लेकिन देखो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम 11, नहीं तो क्या होगा देखो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s4, देखो तो ये घर में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये देखो तो फुल फील्ड नहीं है, तो फिर ये क्या करना चाहता है, अपना चाहता है किस तरह से क्या हो जाए, फुल फील्ड हो जाए। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसमें रहना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो फुल फील्ड वाला स्थिति में रहना चाहता है। नहीं, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा किसका होता है, फुल फील्ड का। यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है बाबू, फुल फील्ड का होता है। नहीं, अच्छा अब तो हो गया फुल फील्ड। अच्छा हाफ फील्ड में और पार्शियल फील्ड में किसका, नहीं तो देखो इसमें तुम देखोगे इसमें सिमेट्रिसिटी है। अब सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब भाई, तो मतलब ये कि एक एक रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिपल्सन नाम का कोई चीज नहीं है। इसे मान लो 3 दोस्त है, तीनों ने एक एक रूम ले रखा है, तीनों दोस्त बड़े अच्छे से रहते हैं, कि कोई एक दूसरे को नहीं झेलता है। अब मान लो गांव से किसी गांव से चौथा दोस्त सबका आया, नहीं अब एक कह रहा है ना हम अपने रूम में नहीं रखेंगे, दूसरा कह रहा है हम भी अपने रूम में नहीं रखेंगे, तीसरा कह रहा है कि हम भी नहीं रखेंगे। नहीं, तो अब थोड़ा सा उसमें अनसिमेट्रिसिटी आ गई, माहौल में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। नहीं, तो वही बात है कि सब में बाबू यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं रिपल्सन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और सब चीज पढ़ते हो। तो इसके बाद किसका होता है बाबू यहाँ पे, हाफ फील्ड। क्या होता है, हाफ फील्ड। अच्छा उसके बाद तो पार्शियल फील्ड का ही होगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, पार्शियल फील्ड। बस इस चीज को याद रखना, उसके बाद किसका हो जाएगा, पार्शियल फील्ड। चलो अब एक बात और हम लोग इसको लिख लो अच्छे से, तो सब अच्छे से नोट करना है, सब चीज स्टार्ट ले लेके सब चीज लिखना है। चलो अब हम लोग लास्ट अपने क्रोमियम और कॉपर पे वापस फिर चलते हैं। तो डायरेक्ट एक कॉपर को हम बताते हैं, देखो यहां पे कॉपर ले लेते हैं, कॉपर 29, तो 1s2 इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है, 9 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s बाबू 2 और 3d 9। अब ये सब तो फुल फील्ड है, छोड़ो इतना कहानी। इसमें देखो तो कितना है बाबू यहाँ पे 4s2 और 3d में देखो तो 1 2 3 4, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं तो ये तो तुम्हारा फुल फील्ड है, और ये तुम्हारा क्या है, पार्शियल फील्ड है। ये तुम्हारा फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड, और ये तुम्हारा क्या है, पार्शियल फील्ड। अब तुम लोग जरा सा बताओ हमको, देखो कि अच्छा एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 4s का और 3d का एनर्जी में कोई खास अंतर नहीं होता है, लगभग आसपास ही होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम देखोगे तो 4s का 3d का एनर्जी क्या होता है, आसपास होता है। इस मान लो कोई एक टीचर है, उनके पास 2 रूम है पढ़ाने के लिए, तुम स्टूडेंट हो, नहीं तो तुम उस रूम में पढ़ो या फिर उस रूम में पढ़ो, नहीं दोनों क्या हो, दोनों लगभग एक ही चीज
पड़ोगे दोनों रूम में, लेकिन उसमें भी देखोगे किस रूम में हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, घर से निकले किस रूम में जल्दी पहुंच जा रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा नहीं, लेकिन एनर्जी तो सेम ही रहेगी, जो पाओगे तो सेम ही चीज पाओगे, जो मिलेगा तुमको सेम ही चीज मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का एनर्जी सेम होता है, लेकिन देखो स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा अंतर है। अब दोनों का एनर्जी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर दे, जब एनर्जी सेम है तो कर सकते हैं, तो क्या आएगा 4s1 और 3d क्या आएगा 10। अब देखो तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये तुम्हारा हो गया हाफ फील्ड और ये तुम्हारा हो गया फुल फील्ड। देखो ना बाबू, पहले क्या था, एक फुल फील्ड एक पार्शियल फील्ड, और बी फुल फील्ड है और ये क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया, तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ गया, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो इसीलिए कॉपर का ऐसा लिखना ही नहीं है, नहीं डायरेक्ट 4s में कितना रखना है 1 और 3d में ट्रांसफर कर देना है, नहीं। तो अच्छा कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो कहेंगे 4s और 3d के एनर्जी लेवल में कोई खास अंतर नहीं होता है, पहला चीज। दूसरी बात, ऐसे करने से ओवरऑल क्रोमियम की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, कॉपर की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। नहीं एनर्जी में अगर अंतर नहीं होता तो फिर, और एनर्जी में ज्यादा अंतर होता तब भी अगर ऐसा करते तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14, क्या कर लो 1s2 2s2 2p क्या आएगा 6 3s2 और 3p2। अब देखो इसमें फुल फील्ड है, अच्छा ये तुम्हारा क्या है तो 1 2, नहीं ये फुल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो और सब में हम ऐसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें भी तो कर सकते थे ना, तो 3s1 और 3p3 ये भी हाफ फील्ड ये भी हाफ फील्ड, लेकिन बाबू इस दोनों में एनर्जी का बहुत डिफरेंस है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, याद रहेगा। तो सिर्फ किस में करेंगे, क्रोमियम और कॉपर के केस में, बस याद रहेगा एनर्जी के लेवल बहुत अंतर नहीं होता है, ऐसे करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो तो कर क्या, इसको एक लास्ट क्लास में लोग बेसिक और है बच्चा, उसको हम लोग पढ़ेंगे।